सो हे एवरीवन, आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंट रहा में। तो गाइज आप लोगों के लिए मैं लेकर आई हूँ आरआरबी एनटीपीसी और ग्रुप डी 2025 का जीके जीएस का टॉप लेवल का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लेकर आई हूँ गाइज, जो आप सभी स्टूडेंट के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। और आप सभी से ये रिक्वेस्ट है कि प्लीज वीडियो को एंड तक जरूर देखिए एंड कोशिश करिए नोट करके उसका रिविजन करने का। सबसे इंपॉर्टेंट चीज होता है, अगर आप एक बार वीडियो को एंड तक देखिए, सेकेंड टाइम इसे नोट करिए और थर्ड टाइम इसका रिविजन करिए, आपका सारा कंफ्यूजन क्लियर हो जाएगा। और गाइज मैं आपको बता दूं कि ये टोटल आपके प्रीवियस ईयर सेट के अकॉर्डिंग तैयार किया गया है, तो प्लीज इसे एंड तक जरूर देखिएगा। और चलिए बिना देर के स्टार्ट करते हैं और अपने पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो आज का हमारा पहला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 1 है। क्वेश्चन नंबर 1 हमसे कह रहा है कि किस जलप्रपात को सेवन सिस्टर फॉल्स के नाम से भी जाना जाता है। तो सेवन सिस्टर फॉल्स के नाम से जाना जाता है, आपका ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नो संग थियांग फॉल्स को जो है ये सेवन सिस्टर के नाम से जाना जाता है, ठीक है ना, यानी कि जलप्रपात को। तो याद रखिएगा, अगर हम बात करते हैं इसके बारे में, अगर हम बात करें तो सबसे इंपॉर्टेंट आपको याद रखना है कि ये आपके कौन से राज्य में गए। तो याद रखिएगा ये जो है आपके मेघालय में, ठीक है ना, मेघालय में है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं कि इसकी इस जलप्रपात की जो है ऊंचाई कितनी है गाइस, ये आपको ध्यान रखना है। तो इस जलप्रपात की जो ऊंचाई है वो है 315 मीटर, ठीक है ना। ऊंचाई आपको याद रखना है, ठीक है ना, कभी कभी मिलान करने के लिए दे देता है। आपको जलप्रपात एक साइड दे देंगे और एक साइड उसकी ऊंचाई और बोलेंगे मिलान करने के लिए। तो वहां पे जो है इस ये सब जो है आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, तभी आपसे बनेगा, ठीक है ना। उसके अलावा अगर हम बात करें तो ये आपके जो है सेवन सिस्टर का भाग है। तो अगर मैं बात करूँ कि सेवन सिस्टर में जो है आपका कौन कौन सा राज्य आ जाता है गाइस, अगर सेवन सिस्टर की मैं बात करूँ तो सेवन सिस्टर जो सात बहनों का प्रतीक है, जिसे सात बहन कहते हैं, तो इसमें जो है आपका असम राज्य आता है, ठीक है ना। कि कभी कभी तो ऐसे भी प्रश्न रहता है कि हाँ, निम्नलिखित में से कौन है जो सात बहनों में नहीं आता, यानी कि सेवन सिस्टर में नहीं आता है राज्य। तो ऐसे भी प्रश्न रहते हैं, तो याद रखिएगा असम हो गया। इसके अलावा अगर हम बात करें जो सात बहनों के राज्य में शामिल है, ठीक है ना, तो असम हो गया, अरुणाचल प्रदेश हो गया। इसके अलावा मैं बात करूँ तो नागालैंड हो गया, नागालैंड। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ तो आपका जो है त्रिपुरा हो गया, त्रिपुरा। मिजोरम हो गया, मिजोरम। तो ये टोटल कितना हो गया, असम एक, अरुणाचल प्रदेश दो, नागालैंड तीन, त्रिपुरा चार, मिजोरम पांच, और दो राज्य आपको और याद रखना है, जो कि और कौन सा हो गया आपका जो है मेघालय हो गया। 6 राज्य हुआ। और एक आपका कौन सा हो गया, मणिपुर। तो ये टोटल 7 राज्य हैं जो सेवन सिस्टर में आते हैं। इन 7 राज्यों को ही सेवन सिस्टर का भाग कहा जाता है, ये आपको याद रखना है। तो ये हो गया आपके जो है नो संग थियांग जलप्रपात के बारे में जो इन्फॉर्मेशन था वो ये आपको याद रखना है। अगर हम बात करते हैं ये आपका जो है नो कलाई जलप्रपात की, अगर हम बात करें तो नो कलाई जलप्रपात आपका कहाँ है, इससे याद रखिएगा नो कलाई जलप्रपात जो है ये आपका मेघालय में, ठीक है ना। नो कलाई जलप्रपात आपका कौन से राज्य में है, तो यहाँ पे लिख लीजिएगा, ये भी आपका मेघालय में है। उसके अलावा अगर हम बात करें कि इसकी ऊंचाई कितनी है, नोकलाई जलप्रपात की ऊंचाई, तो याद रखिएगा इसकी ऊंचाई है 340 मीटर, ठीक है ना। कितनी इसकी ऊंचाई है गाइस, 340 मीटर। इसके बाद आते हैं गाइस कुचिकल जलप्रपात की, अगर मैं बात करूं तो कुचिकल जलप्रपात जो है ये आपके कौन से राज्य में है गाइस, तो याद रखिएगा कुचिकल जलप्रपात कर्नाटक में आपके। और उसके अलावा अगर हम बात करें कि इसकी जो है ऊंचाई कितनी है, तो ये भी आपको याद रखना है। कुचिकल जलप्रपात की हम ऊंचाई की अगर हम बात करें, ऊंचाई, तो इसकी ऊंचाई कितनी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। और इसकी ऊंचाई कितनी है गाइस, तो याद रखिएगा 455 मीटर है, ठीक है ना। इसकी ऊंचाई कितनी है गाइस, तो याद रखिएगा 455 मीटर, ठीक है। उसके अलावा आपको नेक्स्ट पॉइंट इसके बारे में क्या याद रखना है, याद रखिएगा ये जो जलप्रपात है आपका कुचिकल जलप्रपात जो है ये भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है, भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है, ठीक है। तो अब प्रश्न ये भी रहता है कि भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन है, तो याद रखिएगा भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात जो है ये आपका कुचिकल जलप्रपात है। और याद रखिएगा ये कौन से नदी पर है, तो ये भी आपको याद रखना, ये है आपके वराही नदी पर स्थित है, ठीक है ना, वराही नदी पर स्थित है।
तो ये हो गया आपका 3 जलप्रपात के बारे में तो मैं बता दी हूँ। लास्टली आपका बचता है कौन सा जलप्रपात? धुआंधार जलप्रपात। धुआंधार जलप्रपात के बारे में मुझे जगह नहीं है तो मैं आपको जो है इस साइड लिखा देती हूँ, ठीक है ना। तो इसके बारे में ज्यादा कुछ याद नहीं रखना है। धुआंधार जलप्रपात जो है ये आपके कौन से राज्य में है? तो पहला तो आपको याद रखना है कि धुआंधार जलप्रपात ये आपके मध्य प्रदेश में, ठीक है ना। धुआंधार जलप्रपात आपके मध्य प्रदेश में। और इसकी अगर मैं ऊंचाई की बात करूँ तो इससे आपको कुछ याद रखना नहीं है। पहला आपको याद रखना है कि ये मध्य प्रदेश में, और दूसरा याद रखना है कि ये 15 मीटर है इसका ऊंचाई। धुआंधार जलप्रपात की ऊंचाई कितनी है गाइस? तो ये आपको ध्यान रखना है। इसकी ऊंचाई है इसकी ऊंचाई है 15 मीटर। 15 मीटर। और कौन सी नदी पर है गाइस? तो ये भी आपको याद रखना है। ये है आपके नर्मदा नदी पर। ऊंचाई 15 मीटर है और कौन सी नदी पर है? तो याद रखिएगा नर्मदा नदी पर। नर्मदा नदी पर स्थित है। तो होपफुली ये आपको समझ में आ गया होगा। ये जो है आपका जो इधर में ऊंचाई और नर्मदा नदी ये धुआंधार जलप्रपात का है, ठीक है ना। तो इसे नोट कर लीजिएगा। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि उत्तर रेलवे का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। उत्तर रेलवे का मुख्यालय जो है ये आपका जो है दिल्ली में है, यानी कि नई दिल्ली में है। अगर मैं बात करूँ उत्तर रेलवे से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट को हम बात करेंगे जो कि परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे इसकी स्थापना कब हुई थी। उत्तर रेलवे की स्थापना कब हुई थी गाइस? तो याद रखिएगा इसकी स्थापना हुआ था 14 अप्रैल 14 अप्रैल 1952 में इसकी स्थापना हुई थी, ठीक है ना। 1952 में इसकी स्थापना हुई थी। और इसके अंदर जो है टोटल कितने मंडल आते हैं गाइस? तो याद रखिएगा इसके अंदर जो है टोटल 5 मंडल यानी कि 5 डिवीजन शामिल है। 5 मंडल। मंडल मंडल को हम क्या कहते हैं गाइस? तो मंडल को हम डिवीजन कहते हैं। मैं डिवीजन लिख देती हूँ आप लोगों को कंफ्यूजन हो, याद करने में आसानी हो, ठीक है ना। तो डिवीजन शामिल है। 5 मंडल शामिल है। तो उन पांचों मंडल के नाम आपको याद रखना है। जैसे कि अगर मैं बात करूँ 5 मंडल के नाम कौन कौन से है। तो पहला आपका पहला जो हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा? दिल्ली, जो जहाँ इसका मुख्यालय है। दिल्ली हो गया। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ तो अंबाला हो गया। अंबाला हो गया। इसके बाद अगर मैं बात करूँ तो हो गया आपका लखनऊ हो गया, ठीक है। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ तो फिरोजपुर हो गया। फिरोजपुर, ठीक है। फिरोजपुर गलत हो गया थोड़ा। फिरोजपुर, ठीक है ना। फिरोजपुर हो गया। और लास्टली आपको याद रखना कौन सा हो गया? मुरादाबाद। तो ये टोटल 5 डिवीजन शामिल है मुरादाबाद, ठीक है। इतना पॉइंट आपको तो याद रखना है जो कि आपके उत्तर रेलवे से हो गया। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ ये जो आपका गोरखपुर की अगर मैं बात करती हूँ, ये जो है कौन से रेलवे का मुख्यालय है इस गोरखपुर? तो ये है आपका पूर्वोत्तर रेलवे का मुख्यालय है। पूर्वोत्तर पूर्वोत्तर रेलवे का मुख्यालय। हेड क्वार्टर लिख देती हूँ, ठीक है ना। इससे आपको पता होगा हेड क्वार्टर है। इसके अलावा अगर मैं बात करती हूँ मुंबई की अगर मैं बात करूँ तो ये आपको याद रखना है मुंबई जो है ये आपका मध्य रेलवे का हेड क्वार्टर हो गया। मध्य रेलवे का मध्य रेलवे का हेड क्वार्टर, ठीक है। और जो है लास्टली आपका जो है ये कौन सा हो गया? बिलासपुर। बिलासपुर की अगर मैं बात करूँ तो ये आपको याद रखना है ये जो है आपके दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय है। दक्षिण पूर्व दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय। मध्य रेलवे का हेड क्वार्टर है, ठीक है। तो यहाँ से आपको जो है इतना पॉइंट नोट कर लेना है, ठीक है। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि निम्नलिखित में से
कौन सा एविक्स यानी कि पक्षी वर्ग का एक सदस्य नहीं है? तो आपसे बोल रहा है कि कौन सा पक्षी वर्ग का सदस्य नहीं है। तो यहाँ पे जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जो प्रश्न है वो इतना घुमावदार है। अगर आप इसका जो है मैं आपको जब बताऊंगी तो ये बहुत इजी लगेगा कि आप इसको कर पाते, लेकिन ये बहुत घुमा कर ये प्रश्न पूछा गया, ठीक है ना। तो इसी तरीके से एग्जाम में जो है प्रश्न सब रहते हैं, और जो है प्रश्न का आंसर आते हुए भी लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। तो इसलिए कभी भी ना क्वेश्चन और आंसर को हमेशा अच्छे से देखना चाहिए, ठीक है ना। यहाँ पे जो है नियोफ्रॉन है, ठीक है ना। तो ये जो नियोफ्रॉन है, ये अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे आपको क्या बोला है कि पक्षी वर्ग का सदस्य नहीं है। एवीज यानी कि एवीज क्या होता है, तो यहाँ पे मैं हम सबसे पहले अगर मैं बात करूँ तो यह देखिएगा एवीज वर्ग में जो है ये कौन शामिल होता है, पहले इससे मैं बता देती हूँ। तो ये आपको याद रखना है, जिनमें पंख होते हैं। एवीज वर्ग में कौन शामिल होते हैं, जिनमें पंख होते हैं, पंख होते हैं और उड़ने की क्षमता होती है, जिनमें पंख होते हैं और उड़ने की क्षमता होती है, ठीक है, और उड़ने की क्षमता होती है। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि नियोफ्रॉन क्या है, स्ट्रूथियो क्या है, इसमें कैसे हम पता करें कि कौन उड़ सकता है कौन नहीं उड़ सकता है, ठीक है ना। इसीलिए हमेशा होता है कि डीपली जो है पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, ठीक है ना। तो जिनमें पंख होते हैं और उड़ने की क्षमता होती है वो आपके कौन से वर्ग में आते हैं, उड़ने की क्षमता होती है वो आपके एवीज वर्ग में आते हैं, ठीक है ना। कौन से वर्ग में आते हैं, एवीज वर्ग में आते हैं, एवीज वर्ग में आते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैं आपको एवीज वर्ग के बारे में तो समझा दी हूँ। अब यहाँ पे मैं आपको बताऊंगी जैसे कि नियोफ्रॉन है। नियोफ्रॉन जो है ये आपको याद रखना ये है क्या, तो याद रखिएगा ये जो है आपका जो है मिस्र गिद्ध होता है ना, मिस्र गिद्ध का वैज्ञानिक नेम है, मिस्र गिद्ध का, मिस्र गिद्ध का वैज्ञानिक नेम है। अगर आप गिद्ध का देखें, ये जो है यहाँ पे अगर गिद्ध देता तो सीधा आंसर पता चल जाता कि ये उड़ सकता है, इसमें पंख होते हैं। तो ये तो आप सीधा जो है वो आंसर आप इसमें इस तरीके से कर पाते, इसलिए ऐसे घुमा के प्रश्न दिया गया, ठीक है ना। तो मिस्र गिद्ध का वैज्ञानिक नाम है ये आपका नियोफ्रॉन। तो ये तो गिद्ध हो गया, और गिद्ध उड़ भी सकता है और इसमें पंख भी होते हैं। तो ये तो आपका जो है पक्षी वर्ग का सदस्य है, यानी कि इसमें पूछ रहा था कि कौन नहीं है, तो नियोफ्रॉन तो हुआ। इसके अलावा जो है ये आपका दूसरा कौन सा है, दूसरा है आपका स्टूथियो। स्टूथियो के बारे में अगर हम बात करें तो याद देखिएगा ये क्या है, तो याद देखिएगा ये शुतुरमुर्ग का वैज्ञानिक नेम है, ठीक है ना। शुतुरमुर्ग का, शुतुरमुर्ग का वैज्ञानिक नेम है। अब यहाँ पे भी शुतुरमुर्गी की भी अगर हम बात करें तो ये भी आपका पक्षी ही है, शुतुरमुर्ग का वैज्ञानिक नाम। और ये भी आपका जो है एवीज वर्ग में शामिल है, यानी कि ये भी एवीज वर्ग का सदस्य है। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ तो अब आपका कौन सा हो गया, ये हो गया आपका जो है काइरोपेट्रा। तो ये जो है आपको याद रखिएगा चमगादड़ का वैज्ञानिक नेम है, चमगादड़, चमगादड़ का वैज्ञानिक नेम, ठीक है। और जो है लास्ट आपका कौन सा बच जाता है, लास्ट आपका बच जाता है गाइस, ये रखिएगा, ये है आपका सिटेक्यूला। इसके बारे में अगर हम बात करें तो ये जो है तोते का ही वंश है, तोते का वंश है, ठीक है ना। तोते का वंश इसलिए क्योंकि इसमें बहुत प्रकार के जैसे कि तोते आ जाते हैं, जैसे कि अगर मैं बात करूँ जो अगर आपका जो हो जाता वो हो जाता अगर जैसे कि सिटेक्यूला कॉर्मेरी की अगर मैं बात करूँ तो ये जो है वो किस में आ जाता, गुलाबी छल्लेदार तोते में आता। अगर मैं इसी की जगह अगर मैं बात करती साइनोसिफेला की अगर मैं बात करी तो जैसे टुइया तोता कहते हैं उस टाइप का होता है, तो ये तोते का ही वंश हुआ, ठीक है ना, तोते का वंश होता है ये। तो ये भी आपका जो है ये उड़ भी सकता है, तो ये भी आपका जो है पक्षी का लेकिन चमगादड़ की अगर मैं बात करूं तो चमगादड़ जो है ये आपका सदस्य नहीं हो सकता, क्यों, क्योंकि चमगादड़ जो है ये आपका एक स्तनधारी पक्षी है, ठीक है ना, ये स्तनधारी है, यानी कि ये मैमल्स है। इसलिए जो है इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, और आपसे प्रश्न भी पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन है जो एवीज वर्ग का सदस्य नहीं है, तो ये है आपका काइरोपेटरा। तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। इसीलिए अगर आपको इसका वैज्ञानिक नेम नहीं पता होता तो इसका आप कभी भी आंसर नहीं कर पाते। इसलिए हमेशा जो है चीजों को नोट किया करिए और याद किया करिए, तभी आपका कॉन्सेप्ट जितना क्लियर होगा उतना ही आपके लिए सही होगा, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं।
अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि मकालू पर्वत की ऊंचाई कितनी है। तो मकालू पर्वत की ऊंचाई है आपका ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा 8,485 मीटर जो है ये मकालू पर्वत की ऊंचाई है। मकालू पर्वत से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट के बारे में बात करेंगे, जैसे कि इसकी ऊंचाई तो हो गई जो सबसे इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा अगर आपसे पूछा जाए कि ये स्थित कहाँ है, तो ये आपको याद रखना है, ये स्थित है आपका नेपाल और जो है आपके चीन की सीमा पर स्थित है। तो यहाँ पे आपको लिखना है नेपाल और चीन की सीमा पर स्थित है। चीन की सीमा पर स्थित है, ठीक है ना। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो याद रखिएगा जो आपका मकालू पर्वत है ये दुनिया का 5वां सबसे ऊंचा पर्वत है। दुनिया का 5वां सबसे ऊंचा पर्वत है। सबसे ऊंचा पर्वत है, ठीक है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो अब आते हैं नेक्स्ट, जो 8,611 मीटर जो आप ऑप्शन बी देख रहे हैं, ये किसकी ऊंचाई है गाइस। तो याद रखिएगा 8,611 जो है ये आपके गॉडविन ऑस्टिन की ऊंचाई है, ठीक है ना। गॉडविन गॉडविन ऑस्टिन की ऊंचाई है, ठीक है। गॉडविन ऑस्टिन को हम किस नाम से भी जानते हैं गाइस। तो याद रखिएगा गॉडविन ऑस्टिन को हम केटू के भी नाम से जानते हैं, ठीक है ना। इसकी कितनी गॉडविन ऑस्टिन की यानी केटू की ये ऊंचाई है। इसके अलावा मैं अगर बात करती हूँ जो आपका गॉडविन ऑस्टिन है, ये जो है आपको याद रखना है कि दुनिया की दूसरी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। दुनिया की दूसरी सबसे ऊंची चोटी, ठीक है ना। दुनिया की दूसरी सबसे ऊंची चोटी, ठीक है। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ, ये तो आपका गॉडविन ऑस्टिन हो गया। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ ऑप्शन सी, अगर आप देखेंगे तो ऑप्शन सी में क्या है 7,556 मीटर। इसे भी देख लीजिए। 7,556 मीटर की अगर मैं बात करूँ तो जो आपका एक और पर्वत है कौन सा है, कामेट पर्वत, ठीक है ना। कामेट पर्वत की ये ऊंचाई है। कामेट पर्वत की ऊंचाई है। अब यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो कामेट पर्वत जो है ये आपका जो है याद रखिएगा भारत का तीसरा सबसे ऊंचा पर्वत है। ये भारत का है, ठीक है ना, दुनिया का नहीं है। भारत का यहाँ पे जो है इरेज हो गया, ठीक है ना, ऊंचाई। भारत का तीसरा सबसे ऊंचा तीसरा सबसे ऊंचा पर्वत है, ठीक है ना। तीसरा सबसे ऊंचा पर्वत। तो थोड़ा थोड़ा लिखने टाइम थोड़ा गलत हो जाता है, तो इसे आप नोट कर लीजिएगा। ऊंचा पर्वत। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ तो कामेट पर्वत की ऊंचाई तो मैंने बता दी है 7,756 मीटर है। भारत का तीसरा सबसे ऊंचा पर्वत है। और याद रखिएगा ये जो है आपका लास्टली कौन सा बच जाता है, लास्टली आपका बच जाता है 8,167 मीटर। इसकी अगर मैं बात करूँ, ये जो है आपको याद रखना, ये जो आप एक पर्वत है धौलागिरी पर्वत की ऊंचाई है, ठीक है ना। ये है आपके धौलागिरी पर्वत की ऊंचाई। धौलागिरी धौलागिरी पर्वत की ऊंचाई है, ठीक है। धौलागिरी पर्वत की ऊंचाई के बारे में अगर मैं बात करूँ कुछ धौलागिरी के बारे में, तो यहाँ पे आपको याद रखना है कि ये जो है आपका कहाँ स्थित है गाइस। तो याद रखिएगा ये आपके नेपाल में स्थित है, ठीक है ना। तो लिख लीजिएगा ये आपका कहाँ स्थित है गाइस। तो याद रखिएगा नेपाल में है। नेपाल में स्थित है। और दूसरा पॉइंट आपको क्या याद रखना है कि इसे क्या कहा जाता है। तो याद रखिएगा धौलागिरी जो है इसे याद रखिएगा इसे श्वेत पर्वत के नाम से भी जाना जाता है। श्वेत पर्वत, इसे श्वेत पर्वत भी कहा जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको जितना लिखाई हूँ वो सारा नोट कर लीजिएगा। सभी एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि कोटा डोरिया साड़ी किस राज्य की पारंपरिक बुनाई और उनकी सांस्कृतिक पहचान को दर्शाती है। तो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, ठीक है ना। राजस्थान की पारंपरिक बुनाई को दर्शाती है। कोटा डोरिया के बारे में एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको याद रखना है। कोटा डोरिया जो साड़ी होती है इसमें क्या खासियत ऐसी होती है। तो कोटा डोरिया जो साड़ी होती है याद रखिएगा ये बहुत हल्की, ये
बहुत हल्की और पारदर्शी होती है, ठीक है ना, ये बहुत हल्की और पारदर्शी होती है, ठीक है, पारदर्शी होती है। तो इसके बारे में आपको इतना याद रखना है। अब जैसे कि अगर मैं बात करूँ असम के बारे में, तो असम का जो है सबसे जो है इसके यहाँ का पारंपरिक बुनाई कौन-सा है? तो याद रखिएगा मेखला चादर, ठीक है ना? ये कहाँ का है गाइस? तो याद रखिएगा, तो ये है आपके असम का मेखला चादर। और इस चादर को जो है कौन से सिल्क से बनाई जाती है, ये भी प्रश्न पूछा जाता है, ठीक है ना? तो याद रखिएगा, इस चादर को जो है ये मूगा सिल्क, ठीक है ना? मूगा सिल्क से बनाई जाती है। मुगा सिल्क से बनाई जाती है। उसके बाद जो है नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ पश्चिम बंगाल का जो है सबसे प्रसिद्ध कौन-सा पारंपरिक बुनाई है? तो पश्चिम बंगाल की अगर मैं बात करूँ तो ये आपको याद रखना है जामदानी बुनाई, ठीक है ना? ये कौन-सा है गाइस? तो याद रखिएगा ये है आपका जमदानी बुनाई, जमदानी बुनाई। इस बुनाई की खासियत क्या है? तो इस बुनाई की खासियत ये बहुत ज़्यादा महीन कढ़ाई के लिए जानी जाती है, ठीक है ना? महीन कढ़ाई के लिए जानी जाती है। महीन कढ़ाई इसमें होता है, ठीक है? उसके बाद अगर हम बात करें तो लास्टली है आपका ओडिशा। ओडिशा के बारे में अगर हम बात करें तो संबलपुरी साड़ियाँ। ओडिशा का सबसे पारंपरिक बुनाई कौन-सी है गाइस? तो याद रखिएगा संबलपुरी संबलपुरी साड़ियाँ। ये जो है इसकी खासियत क्या है संबलपुरी साड़ियाँ की? तो याद रखिएगा इसे जो है इकट शैली से बनाया जाता है, ठीक है ना? इकट शैली से बनाया जाता है। इकट शैली से बनाई जाती है, ठीक है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य उन राज्यों में से एक है जहां कोई पंचायती राज संस्था नहीं है? तो आपसे क्या बोला कि कोई सा भी पंचायती राज संस्था नहीं है। तो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा नागालैंड, ठीक है ना? नागालैंड में कोई भी पंचायती राज संस्था नहीं है। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ नागालैंड हो गया, इसके अलावा मेघालय हो गया, मेघालय में भी कोई पंचायती राज संस्था नहीं है। और इसके बाद अगर मैं बात करूँ आपका मिज़ोरम हो गया। तो ये आप याद रखिएगा यहाँ जो है कोई भी पंचायती राज संस्था नहीं है। अब हम एक-एक करके जो है पंचायती राज संस्था के बारे में जानेंगे। इनका एक-एक पॉइंट को हम क्लियर करेंगे, ठीक है ना? तो सबसे पहले अगर हम बात करें पंचायती राज संस्था जो है ये आपके कौन से अनुच्छेद में है? तो याद रखिएगा ये है आपके अनुच्छेद 243 में। कौन से आर्टिकल में गए तो याद रखिएगा ये है आपके आर्टिकल 243। 243 में जैसे ग्राम सभा है, 243 क में, 243 ख में जो है ये आपके ग्राम सभा का गठन का प्रावधान है, तो इस तरीके से, ठीक है ना? लेकिन जो है ओवरऑल अगर अगर बात करें तो ये आपका 243 है। क में अलग है, ख में अलग है, ग में अलग है, घ में अलग है, ठीक है ना? इस तरीके से है। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे जो है ये 243 से संबंधित है। और अगर मैं बात करूँ कि ये जो है आपके कौन से भाग में है पंचायती राज, तो याद रखिएगा भाग 9 में, ठीक है ना? कौन से भाग में है? तो याद रखिएगा भाग 9 में है आपका पंचायती राज व्यवस्था। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ इसका कार्यकाल कितना होता है गाइस, तो याद रखिएगा पंचायतों का कार्यकाल कितना होता है गाइस, तो ये आपको याद रखना है। पंचायतों का कार्यकाल होता है 5 वर्षों तक। 5 वर्षों तक, ठीक है ना? इसके अलावा यहाँ पे जो है सबसे इम्पोर्टेंट प्रश्न क्या बनता है, ये आपको नोट करना है कि पंचायती राज संस्था को जो है संवैधानिक दर्जा देने की सिफारिश किसने की थी? किस समिति ने की थी? ये आपको यहाँ पे नोट करना है। तो यहाँ पे जो है मैं ये यहाँ पे लिखाती हूँ, ठीक है ना? तो ये आपको नोट करना है संवैधानिक संवैधानिक दर्जा देने के लिए किस समिति ने सिफारिश की थी, ठीक है ना? किस समिति ने सिफारिश की थी? ठीक है, तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है, आपको ये पता होना चाहिए कि कौन सी समिति ने सिफारिश की थी। तो ये आपको ध्यान रखना है, संवैधानिक दर्जा देने के लिए जो है इस समिति का नाम क्या था? एल एम सिंघवी समिति, ठीक है ना? एल एम सिंघवी समिति, सिंघवी समिति।
अब यहाँ पे अगर मैं सीधा अगर यहाँ पे जो है अगर मैं आपको इतना लंबा जो लिखा है संवैधानिक दर्जा देने के लिए किस समिति ने सिफारिश की थी, अगर मैं इतना लंबा नहीं लिखाती तो फिर आप लोग कंफ्यूज हो जाते कि मैं यहाँ पे बोलना क्या चाह रही हूँ। अगर सीधा मैं एल.एम. सिंघवी समिति लिखती तो आप लोगों को कंफ्यूजन हो जाता नोट बनाने में, ठीक है ना। अगर मैं बात करती हूँ एल.एम. सिंघवी समिति ने सिफारिश की थी, ये आपको याद रखना है। तो इस समिति ने सिफारिश की थी पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक मान्यता देने के लिए, ठीक है ना। और इसके आधार पे जो है याद रखिएगा 73वां संविधान संशोधन को पारित किया गया। इसके आधार पे जो है कौन सा संविधान संशोधन पारित हुआ था, तो इसी के आधार पे जो है याद रखिएगा 73वां संविधान संशोधन पारित हुआ। 73वां संविधान संशोधन पारित हुआ। तो 73वां संविधान संशोधन जो पारित हुआ था, ये हुआ कब था गाइस, तो याद रखिएगा 1992 में। और इसी के साथ आपका 11वीं अनुसूची जोड़ा गया था, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो है 73वां संविधान संशोधन पारित हुआ था, लेकिन प्रश्न ये भी पूछा जाता है कि ये लागू कब हुआ था। तो ये जो पारित हो गया था लेकिन लागू हुआ था 24 अप्रैल 1993 से लागू हुआ, ठीक है ना। तो ये भी आपको लिख लेना है, 24 अप्रैल 1993 से लागू हुआ, 1993 से लागू हुआ। तो ये तो हो गया, ये सारा पॉइंट आपका मैं क्लियर कर दी हूँ। जो एल.एम. समिति जो है, इस समिति की अगर मैं बात करती हूँ कि इसका गठन कब हुआ था, ये भी आपको नोट कर लेना है। इस समिति का जो है गठन कब हुआ था, ठीक है ना। तो ये आपको याद रखना है, इस समिति का गठन हुआ था आपका 1986, 1986 में इस समिति का गठन हुआ था। तो यहाँ पे ये भी आप नोट कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी हिमालय से निकलती है। तो बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है गाइस, बताइए कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी जो हिमालय से निकलती है। तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो भारत की सबसे लंबी नदी है गंगा नदी, जिसकी लंबाई 2525 किलोमीटर है, ये जो है आपके हिमालय से निकलती है। गंगा नदी के बारे में अगर मैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट की बात करूँ तो याद रखिएगा, गंगा नदी जो है भारत की सबसे लंबी नदी है, भारत की सबसे लंबी नदी है, सबसे लंबी नदी है। इसकी लंबाई कितनी है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है। इसकी लंबाई अभी मैं बोली थी 2500, लंबाई है 2525 किलोमीटर, ठीक है ना। लंबाई इसकी कितनी है, 2525 किलोमीटर, ठीक है, किलोमीटर। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ तो याद देखिएगा इसकी सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है, तो याद देखिएगा यमुना, यमुना सबसे बड़ी सहायक नदी है। यमुना सबसे बड़ी, गंगा नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है, तो यमुना नदी सबसे बड़ी सहायक नदी, सहायक नदी है, ठीक है ना। तो ये हो गया गंगा के बारे में। अब हम यहाँ पे बात करेंगे कि हिमालय से कौन कौन सी ऐसी नदी है जो हिमालय से निकलती है, हम उसके बारे में बात करेंगे, ठीक है ना। तो जैसे आपको याद रखना है, हिमालय से निकलती है सिंधु नदी, आपका हो गया सिंधु नदी, हो गया ये भी आपका हिमालय से निकलती है सिंधु नदी। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ आपका जो है और कौन सा नदी हो गया, जैसे कि कोसी नदी हो गया, कोसी नदी। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ सतलज नदी, ये भी आपका हिमालय से निकलती है, सतलज नदी। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ घाघरा नदी, घाघरा नदी, ठीक है ना, ये भी आपके हिमालय से निकलती है। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ बेतवा नदी, ये भी आपके हिमालय से निकलती है। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ रावी नदी हो गया, ये भी आपके हिमालय से निकलती है। और जो है लास्टली अगर मैं बात करूँ चिनाब नदी, ये भी आपके हिमालय से निकलती है, चिनाब नदी, ये भी आपके हिमालय से निकलती है। इसके अलावा एक पॉइंट मैं छोड़ दी हूँ, यहाँ पे लिख लीजिएगा कि गंगा नदी का जो उद्गम होता है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, ये भी पूछा जाता है। तो गंगा नदी का उद्गम कहाँ से होता है गाइस, तो याद रखिएगा गंगा नदी का उद्गम होता है गंगोत्री ग्लेशियर से, गंगोत्री ग्लेशियर से, ठीक है, ये आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 9 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि सबसे प्रबल ऑक्सीकारक पदार्थ निम्न में से कौन सा है। तो सबसे प्रबल ऑक्सीकारक पदार्थ जो है ये आपका फ्लोरीन है। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। जैसे फ्लोरीन के बारे में अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले हम इसके परमाणु संख्या के बारे में बात करेंगे। परमाणु संख्या। तो फ्लोरीन का जो परमाणु संख्या होता है ये कितना होता है गाइस, तो याद रखिएगा फ्लोरीन का परमाणु संख्या 9 होता है। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ तो आपको लिखना है कि फ्लोरीन के बारे में एक पॉइंट आपको और याद रखना है कि ये हैलोजन समूह का सबसे हल्का तत्व होता है। हैलोजन, ठीक है, हैलोजन समूह का सबसे हल्का तत्व, हल्का तत्व होता है, ठीक है, हल्का तत्व होता है। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ फ्लोरीन के बारे में तो यहाँ पे आपको और याद रखना है, फ्लोरीन के बारे में आपको याद रखना है कि ये इसके बारे में कि ये जो है सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व है, ठीक है ना। तो ये भी आपको याद रखना है कि सर्वाधिक सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व कौन सा है, ऋणात्मक, ठीक है ना, सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व है, ठीक है। और इसके अलावा आपको एक पॉइंट और याद रखिएगा कि ये जो है अत्यधिक क्रियाशील होता है, अत्यधिक क्रियाशील, क्रियाशील होता है, ठीक है। तो इतना पॉइंट आपको याद रखना है फ्लोरीन के बारे में। वहीं अगर अब मैं बात करती हूँ ऑक्सीजन के बारे में, तो ऑक्सीजन के बारे में आपको क्या याद रखना है, ऑक्सीजन के बारे में आपको ये याद रखना है कि जो मानव शरीर में जो है सबसे अधिक मात्रा में जो है ये कौन सा तत्व पाया जाता है, तो मानव शरीर में, ठीक है ना, ये आपको नोट करना है, मानव शरीर में अधिक मात्रा में पाया जाता है, अधिक मात्रा में पाया जाता है, ठीक है ना। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ अगला आपका कौन सा है, क्लोरीन है। तो क्लोरीन के बारे में अगर हम बात करें तो यहाँ पे आपको याद रखना है क्लोरीन जो है ये, इसके बारे में आपको क्या याद रखना है, तो क्लोरीन जो है सर्वाधिक इलेक्ट्रॉनिक प्राप्त वाला तत्व है, ठीक है ना, सर्वाधिक इलेक्ट्रॉनिक, इलेक्ट्रॉनिक प्राप्त वाला तत्व है, ठीक है। ये जो है आपको किसके बारे में याद रखना है, प्राप्त वाला तत्व है। ये जो है किसके बारे में याद रखना है, क्लोरीन के बारे में। आपको जो है यहाँ पे थोड़ा सा इसे करेक्ट कर लीजिएगा, तत्व है, ठीक है ना। ये हो गया आपके क्लोरीन के बारे में। आप जो है लास्टली अगर मैं बात करूँ ग्रेफाइट के बारे में तो इसे भी नोट कर लीजिएगा। ग्रेफाइट के बारे में अगर मैं बात करूँ, विद्युत का सुचालक का धातु कौन सा होता है गाइस, तो याद रखिएगा यहाँ पे आपको याद रखना है ये है विद्युत का सुचालक अधातु, अधातु है ग्रेफाइट, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 9 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 9 हमसे कह रहा है कि राष्ट्रीय एकता दिवस निम्नलिखित में से कब मनाया जाता है। तो गाइज इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। राष्ट्रीय एकता दिवस जो है ये 31 अक्टूबर को मनाया जाता है। सबसे इम्पोर्टेंट प्रश्न पूछा जाता है कि ये किसकी जयंती पे मनाया जाता है, तो ये भी आपको लिखना है, ये है सरदार वल्लभ भाई पटेल, वल्लभ भाई पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती पर मनाया जाता है, ठीक है। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ आपका जो है 16 सितंबर की अगर मैं बात करूँ तो 16 सितंबर को क्या मनाया जाता है, तो याद रखिएगा ओजोन दिवस। ओजोन दिवस आपका कब मनाया जाता है, ओजोन दिवस ये आपका मनाया जाता है 16 सितंबर को, ठीक है, ओजोन दिवस। इसके बाद आ जाइए नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ आपका जो है 28 फरवरी, 28 फरवरी के दिन आपका जो है क्या मनाया जाता है, तो याद रखिएगा राष्ट्रीय विज्ञान दिवस। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस ये मनाया जाता है आपका 28 फरवरी को, ठीक है। और वहीं अगर मैं बात करती हूँ 10 दिसंबर, 10 दिसंबर के दिन जो है ये आपका क्या मनाया जाता है, विश्व विश्व मानव मानव अधिकार दिवस, ठीक है ना।
अब एक प्रश्न मैं आपसे और पूछ रही हूँ कि राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है और किनकी जयंती पे मनाया जाता है? ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो आपको एक याद रखना है, 12 जनवरी। 12 जनवरी आपको याद रखना है, ठीक है ना? 12 जनवरी। 12 जनवरी में आपको क्या याद रखना है? इस दिन कौन क्या मनाया जाता है? राष्ट्रीय राष्ट्रीय युवा दिवस। और किनकी जयंती पे मनाया जाता है? राष्ट्रीय युवा दिवस। किनकी जयंती पे मनाया जाता है गाइस? तो ये आपको याद रखना है, ये मनाया जाता है स्वामी विवेकानंद की जयंती पर। स्वामी विवेकानंद की जयंती पर, ठीक है ना? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 10 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि निम्नलिखित में से सीडेराइट का रासायनिक सूत्र क्या है? तो सीडेराइट का रासायनिक सूत्र गाइस क्या है, ये आपको बताना है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा FeCO3 जो है, ये सीडेराइट का रासायनिक सूत्र हो जाएगा। सीडेराइट की अगर मैं बात करूँ तो याद रखिएगा, ये लौ अयस्क का एक प्रकार है, ठीक है ना? सीडेराइट क्या है? तो ये आपको लिखना है लौ अयस्क का प्रकार है। हेमेटाइट, मैग्नेटाइट आपने सुना होगा, ठीक है ना? उसी का ये प्रकार है, लौ अयस्क का प्रकार है, ठीक है। इसके बाद अगर मैं बात करती हूँ सीडेराइट के बारे में, आपको क्या क्या याद रखना है? तो याद रखिएगा, इसमें जो है 48% जो है ये क्या होता है? लोहा होता है, ठीक है ना? तो याद रखिएगा, इसमें कितना 48% लोहा होता है, लोहा होता है, ठीक है। उसके बाद अगर मैं बात करूँ इसका कलर कैसा होता है गाइस, तो याद रखिएगा, इसका कलर भूरा कलर होता है, भूरा भूरा कलर का होता है, ठीक है। उसके अलावा अगर मैं बात करूँ ये बना किससे होता है गैस, तो ये आपको याद रखना है, ये आयरन आयरन कार्बोनेट से बना होता है, ठीक है ना? आयरन कार्बोनेट से बना होता है। तो इतना पॉइंट आपको सीधे राइट से याद रखना है, ठीक है ना? अब आ जाइए इधर, अगर मैं बात करती हूँ FeS2, ये किसका सूत्र है गाइस? FeS2। तो FeS2 जो है ये आपके आयरन पाइराइड का सूत्र है, आयरन पाइराइड, आयरन पाइराइड, आयरन पाइराइड का रासायनिक सूत्र है ये आपका। उसके अलावा अगर मैं बात करूँ, ये जो है आपका Fe2O3, Fe2O3 ये किसका है गाइस? तो याद रखिएगा, Fe2O3 हेमेटाइट का, ये भी लॉयस का प्रकार है, हेमेटाइट, हेमेटाइट, हेमेटाइट का रासायनिक सूत्र है। और लास्टली आपका जो बच जाता है, ये कौन सा बच जाता है? ये होता है आपका Fe3O4 जो है, ये आपके मैग्नेटाइट का रासायनिक सूत्र है, ठीक है ना? मैग्नेटाइट, मैग्नेटाइट का रासायनिक सूत्र है, ठीक है ना? और इसका अगर मैं बात करती हूँ, ये मैग्नेटाइट का जो है ये रंग कैसा होता है? मैग्नेटाइट का रंग कैसा होता है? तो याद रखिएगा, मैग्नेटाइट का रंग काला या फिर भूरा काला होता है, ठीक है ना? काला काला या फिर जो है कैसा होता है? भूरा काला का मिक्सअप होता है, ठीक है ना? भूरा काला, ठीक है। इतना आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 11 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 11 हमसे कह रहा है कि मधुशाला निम्नलिखित में से किसकी रचना है? तो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, ठीक है ना? मधुशाला जो है ये हरिवंश राय बच्चन की रचना है। मधुशाला के बारे में अगर हम बात करें तो ये आपको याद रखना है कि ये प्रकाशित कब हुआ था, ठीक है ना? प्रकाशित। तो मधुशाला जो है ये रचना जो है ये प्रकाशित हुआ था 1935 में, 1935 में ये प्रकाशित हुआ था। वहीं अगर मैं बात करती हूँ आपका जो है ये कौन सा है, धर्मवीर भारती, इनकी कौन सी रचना है? तो धर्मवीर भारती की जो रचना है वो है आपका गुनाहों का देवता, ठीक है ना? इनकी कौन सी रचना है? गुनाहों का देवता। इसके अलावा अगर मैं बात करती हूँ कलहन, कलहन की कौन सी रचना है गाइस? तो याद रखिएगा, कलहन की रचना कौन सी है? तो कलहन की रचना है राज तरंगिणी, राज तरंगिणी, राज तरंगिणी, ठीक है ना? इसके अलावा जो है लास्टली आपको कौन सा बचता है? एक और है जो आपको याद रखना है, शूद्रक, ठीक है ना? शूद्रक की अगर मैं बात करूँ तो यहीं पे लिख देती हूँ। शूद्रक की अगर मैं बात करूँ तो इनकी कौन सी पुस्तक है? तो इसका है मृक्ष कटिकम, मृक्ष
कटिकम। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। ठीक है ना। अब हरिवंश राय बच्चन के बारे में भी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। हरिवंश राय बच्चन का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको क्या याद रखना है कि हरिवंश राय बच्चन की जो आत्मकथा है, ये इनकी आत्मकथा जो थी, आत्मकथा, ये कितने खंडों में विभाजित थी? आत्मकथा 4 खंडों में विभाजित थी, 4 खंडों में विभाजित थी। ठीक है ना। 4 खंडों में जो है जो विभाजित थी, वो आत्मकथा कौन कौन सी थी, ये भी आपको याद रखना है। तो 4 खंडों में विभाजित थी। पहला आपको याद रखना है, क्या भूलूं क्या याद करूं, क्या भूलूं क्या याद करूं। ठीक है, क्या याद करूं। इसके अलावा दूसरा जो है ये कौन सा था गाइस, तो याद रखिएगा, दूसरा था नीर का निर्माण फिर। ठीक है ना। दूसरा कौन सा था, दूसरा आत्मकथा क्या था? नीर का निर्माण, नीर का निर्माण फिर। ठीक है ना। नीर का निर्माण फिर। और जो है तीसरा कौन सा था, तीसरा था बसेरे से दूर, बसेरे से दूर। और चौथा कौन सा था गाइस, तो याद रखिएगा, चौथा था आपका, चौथा, चौथा यहाँ पे लिख देती हूँ। चौथा था 10 द्वार से सोपान तक, से सोपान तक। तो ये ये इनकी 4 आत्मकथा जो है, सोपान तक, ये 4 आत्मकथा जो है आपको याद रखना है। ठीक है ना, हरिवंश राय बच्चन की। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 12 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 12 हमसे कह रहा है कि भारत का कौन सा राज्य मक्का उत्पादन में शीर्ष स्थान पर है। तो मक्का उत्पादन में जो शीर्ष स्थान पे है वो है कर्नाटक। ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अच्छा, मैं अगर पूछूंगी कि जो चावल उत्पादन में शीर्ष स्थान पे कौन सा है, तो बहुत लोग बोलेंगे कि ये पश्चिम बंगाल है। लेकिन अभी जो है 2025 के अकॉर्डिंग जो है डेटा चेंज हो गया है। ठीक है ना, तो हम उसके बारे में भी बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले मक्का उत्पादन के बारे में बात करती हूँ। कर्नाटक है। कर्नाटक के बाद जो है दूसरा सबसे बड़ा राज्य मक्का उत्पादन में कौन सा है? मध्य प्रदेश है। उसके बाद अगर मैं बात करूँ तीसरा सबसे बड़ा कौन सा राज्य है, तो मध्य प्रदेश के बाद जो है ये आपका महाराष्ट्र है, महाराष्ट्र। और चौथा आपका कौन सा है? चौथा है आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश। ठीक है। और लास्टली जो है पांचवा आपका कौन सा है? आंध्र प्रदेश हो गया। और पांचवा जो है ये आपका कौन सा हो गया? राजस्थान। 5 ही राज्य आप याद रखिएगा, 5 ही पूछता है। ठीक है ना। राजस्थान। तो ये टोटल 5 राज्य जो है मक्का उत्पादन में सबसे शीर्ष पर है। यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो जो आपका उत्तर प्रदेश है, ये आपको ध्यान रखना है। उत्तर प्रदेश जो है ये गेहूं उत्पादन, गेहूं और गन्ना में शीर्ष स्थान पर है। गेहूं और गन्ना पर, गन्ना में जो है ये कौन से स्थान पे है? शीर्ष स्थान पे। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ गुजरात, गुजरात जो है आपको ध्यान रखना है मूंगफली के उत्पादन में, मूंगफली के उत्पादन में, मूंगफली के उत्पादन में ये शीर्ष स्थान पे है। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ तेलंगाना, तेलंगाना यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा 2025 के अकॉर्डिंग मैं सारा डेटा बता रही हूँ। चावल उत्पादन में शीर्ष स्थान पे। पश्चिम बंगाल जो है बहुत लोग जो है याद रखिएगा, पश्चिम बंगाल था लेकिन पिछले साल था। इस साल जो है तेलंगाना सबसे नंबर 1 पे है चावल उत्पादन में। ठीक है ना। चावल उत्पादन पर शीर्ष स्थान पे है आपका कौन सा? ये है तेलंगाना है, ये आपको ध्यान रखना है शीर्ष स्थान पे। अब यहाँ पे मैं जैसे अगर मैं आपको कुछ 2025 के डेटा के अकॉर्डिंग बताऊं, जैसे कि चना उत्पादन, चना उत्पादन में कौन सा राज्य अग्रगण्य है गाइस, तो याद रखिएगा चना उत्पादन में जो है ये आपका, याद रखिएगा मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश उत्पादन है में आगे है। इसके अलावा दूसरा अगर मैं बात करूं आपका, अगर मैं कपास की अगर मैं बात करूं, कपास में जो है ये कौन सा है, तो याद रखिएगा कपास में जो है ये आपका महाराष्ट्र है, महाराष्ट्र है। ठीक है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं आपका जो है, अगर मैं कॉफी की बात करती हूँ, कॉफी उत्पादन में, कॉफी उत्पादन में कौन सा राज्य अग्रगण्य है गाइस, तो याद रखिएगा कॉफी उत्पादन में जो है ये है आपका कर्नाटक। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ आपके जो है जूट उत्पादन की अगर मैं बात करूँ, जूट उत्पादन में कौन सा है, तो याद रखिएगा जूट उत्पादन में है पश्चिम बंगाल। ठीक है ना। जूट उत्पादन में है आपका पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल।
तो इतना आपको याद रखना, ये सारा 2025 के डेटा के अकॉर्डिंग है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 13 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 13 हमसे कह रहा है कि अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई थी? तो अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना 1920 में हुई थी। ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। और अगर मैं अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के संस्थापक के बारे में बात करूं कि इनके जो है संस्थापक कौन है, तो ये आपको याद रखना है। इनके संस्थापक है सर सैयद अहमद खां। सर सैयद अहमद खां, ठीक है। अब आते हैं गाइस 1916 की। अगर मैं बात करूं 1916 में जो है बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई थी? बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना 1916 में हुई थी। इसके अलावा अगर मैं बात करूं 1887 की मैं बात करती हूँ, तो 1887 में जो है आपको ध्यान रखना, इलाहाबाद 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 विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी। और जो है लास्टली अगर मैं बात करूँ आपका कौन सा हो गया 1857 में जो है ये किसकी स्थापना हुई थी? 1857 में हुई थी मुंबई विश्वविद्यालय की, जो कि उस टाइम में जाना जाता था बॉम्बे विश्वविद्यालय के नाम से, ठीक है ना। मुंबई विश्वविद्यालय की। अब यहाँ पे जो है बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के जो है संस्थापक आपको याद रखना है, ठीक है ना। इन दोनों के संस्थापक एग्जाम में पूछे जाए या ना पूछे जाए, लेकिन अलीगढ़ और बनारस हिंदू विश्वविद्यालय ये आपको याद रखना है। इनके संस्थापक कौन है गाइस? तो याद रखिएगा, इनके संस्थापक है पंडित मदन मोहन मालवीय। पंडित मदन मोहन मालवीय ये संस्थापक है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 14 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है कि जिन पौधों पर बीज बनते हैं किंतु पुष्प नहीं लगते हैं, क्या कहलाते हैं? तो आपको बताना है कि कौन से पौधे हैं जिसपे मतलब कि पुष्प नहीं लगते हैं, वो क्या कहलाते हैं? तो अनावृत बीजी कहलाते हैं, ठीक है ना। ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अनावृत बीजी की अगर मैं बात करूँ तो ये आपको ध्यान रखना है, इसमें क्या होता है, बीज जो होते हैं ये नग्न होते हैं, ठीक है ना। बीज जो है ये कैसे होते हैं? बीज नग्न होते हैं, ठीक है। बीज नग्न होते हैं। इसके अलावा अगर मैं बात करूं इसमें जो है, अगर आपसे पूछा जाए कि बीज नग्न होते हैं तो इसमें जो है परागन और निषेचन जो है ये कैसे होता है, तो ये भी आपको याद रखना है। इसमें जो है और निषेचन परागन और निषेचन हवा द्वारा होता है, ठीक है ना। किसके द्वारा होता है? हवा द्वारा होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 15 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है कि किस खाद्य घटक का सकल कैलोरी मान उच्चतम है? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है गाइस, बताइए किस खाद्य घटक का जो है सकल कैलोरी मान जो है ये उच्चतम है? तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसका कैलोरी मान वसा का यानी कि फैट्स का उच्चतम है। वसा के कैलोरी मान की अगर मैं बात करूं तो 9 किलोग्राम जो है 9 किलो कैलोरी जो है प्रति ग्राम है। 9 किलो कैलोरी, ठीक है ना। 9 किलो कैलोरी प्रति ग्राम है, ठीक है, वसा में। इसके अलावा अगर मैं बात करूं अगला, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट की अगर मैं बात करूं तो कार्बोहाइड्रेट में कितना है गाइस? तो कार्बोहाइड्रेट में जो है 4 किलो कैलोरी प्रति ग्राम है। 4 किलो कैलोरी प्रति ग्राम है, ठीक है। इसके अलावा अगर मैं बात करती हूँ विटामिन की, अगर मैं बात करूँ विटामिन में कितना है गाइस? तो विटामिन में जो होता है ये शून्य होता है। विटामिन में कितना कैलोरी होता है? शून्य कैलोरी होती है। शून्य कैलोरी होता है, ठीक है। इसके अलावा जो है लास्टली अगर मैं बात करती हूँ प्रोटीन की, प्रोटीन में कितना होता है गाइस? तो याद रखिएगा प्रोटीन में होता है, प्रोटीन में आपका होता है 4 किलो कैलोरी प्रति ग्राम। 4 किलो कैलोरी प्रति ग्राम,
प्रति ग्राम होता है। प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट में सेम ही होता है, ये आपको याद रखना है, ठीक है ना। जो आपका जो फैट है यानी कि वसा में है, ये 9 किलो कैलोरी प्रति ग्राम होता है, ये आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 16 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 16 हमसे कह रहा है कि सुआ लोक नृत्य किस राज्य की लोक कला नृत्य शैली है। तो सुआ लोक नृत्य जो है ये किस राज्य की है गाइस, याद रखिएगा ये है आपके छत्तीसगढ़ की, ठीक है ना। ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। सुआ लोक नृत्य की अगर मैं बात करूँ तो याद रखिएगा ये जो नृत्य है, ये जो है महिलाएं इस नृत्य को करती है, ठीक है ना। सुआ लोक नृत्य जो है ये किसके द्वारा किया जाता है, महिलाओं द्वारा, महिलाओं द्वारा ये नृत्य किया जाता है। अब जैसे अगर मैं बात करूँ छत्तीसगढ़ की, तो छत्तीसगढ़ के और कौन-कौन से लोक नृत्य हो गए, जैसे कि अगर मैं बात करती हूँ पंथी नृत्य। पंथी नृत्य जो है ये भी छत्तीसगढ़ के हैं, ठीक है ना। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ आपका जो है राऊत नाचा, राऊत नाचा, ठीक है ना। ये नृत्य भी जो है आपका छत्तीसगढ़ का है। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ आपका जो है कर्मा नृत्य, ये भी आपके छत्तीसगढ़ का है। कर्मा लोक नृत्य ये भी आपके छत्तीसगढ़ का है। इसके बाद जो है अगर मैं बात करती हूँ खरा नाचा, खरा नाचा नृत्य ये भी आपके छत्तीसगढ़ का है। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ और आपका कौन सा हो गया, आपका हो गया ये गेंदी नृत्य, ठीक है ना, गेंदी नृत्य ये भी आपके छत्तीसगढ़ का हो गया। तो ये आपको याद रखना है। अब जैसे कि अगर मैं कुछ अगर ऐसे भी अगर मैं बात करूँ, महाराष्ट्र की अगर मैं बात करूँ तो महाराष्ट्र का जैसे कि लावनी हो गया, लावनी हो गया। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ कोली नृत्य हो गया, ठीक है ना। ये सब जो है महाराष्ट्र का हो गया। अब जैसे मेघालय की मैं बात करूँ तो मेघालय की अगर मैं बात करती हूँ तो लाहो हो गया। इसके अलावा मैं बात करूँ तो वांगला हो गया, ये भी आपका मेघालय का हो गया। उत्तर प्रदेश की अगर मैं बात करूँ तो नौटंकी हो गया। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ कजरी हो गया, ये आपका कहाँ का हो गया, उत्तर प्रदेश का हो गया। तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 17 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है कि असम कितने भारतीय राज्यों के साथ सीमा साझा करता है। तो असम जो है ये कितने भारतीय राज्यों के साथ, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 7 राज्यों के साथ सीमा साझा करता है, ठीक है ना। ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो 7 कौन कौन से राज्य हैं जिसके साथ असम अपना सीमा साझा करता है। तो आपको याद रखना है पहला राज्य जो हो गया जो कि अरुणाचल प्रदेश के साथ ये सीमा साझा करता है, ठीक है ना। अरुणाचल प्रदेश के साथ असम सीमा साझा करता है। दूसरा जो है ये कौन सा राज्य हो गया, दूसरा हो गया नागालैंड, नागालैंड। इसके अलावा तीसरा कौन सा राज्य हो गया, तीसरा हो गया मणिपुर, मणिपुर। मणिपुर हो गया। इसके अलावा आपका चौथा कौन सा हो गया, मिजोरम हो गया, मिजोरम। इसके बाद जो है पांचवा आपका कौन सा हो गया, त्रिपुरा। छठा आपका कौन सा राज्य हो गया, छठा हो गया आपका मेघालय। और सातवां आपका कौन सा राज्य हो गया गाइस, पश्चिम बंगाल, ठीक है। तो ये सारे राज्य हो गए। अब जैसे कि अगर मैं बात करूं कि अगर आपसे पूछे कि असम जो है ये अंतरराष्ट्रीय सीमा जो है ये किसके साथ लगाता है, अंतरराष्ट्रीय सीमा, ये तो भारतीय के साथ हो गया अंतरराष्ट्रीय सीमा। तो अंतरराष्ट्रीय सीमा जो ये असम लगाती है वो किसके साथ लगाती है, भूटान और बांग्लादेश के साथ। किसके साथ, भूटान और बांग्लादेश के साथ, भूटान और बांग्लादेश के साथ, ठीक है ना। तो ये आपको याद रखना है। अब जैसे अगर मैं बात करूँ कि जो अरुणाचल प्रदेश है, ये आपका जो है कौन साइड पड़ता है, तो याद रखिएगा अरुणाचल प्रदेश जो है ये आपका उत्तर में पड़ता है, ठीक है ना, उत्तर में पड़ता है। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ आपका नागालैंड जो है ये किस साइड पड़ता है, नागालैंड आपका पूर्व में पड़ता है, ठीक है ना, पूर्व में। मणिपुर की अगर मैं बात करूँ तो मणिपुर भी आपका पूर्व में ही पड़ता है। मिजोरम की अगर मैं बात करूँ तो ये आपका दक्षिण में पड़ता है, ठीक है। त्रिपुरा की अगर मैं बात करूँ तो ये भी आपका दक्षिण में पड़ता है। मेघालय की अगर मैं बात करूँ तो मेघालय आपका जो है दक्षिण पश्चिम में पड़ता है, ठीक है ना। मेघालय आपका कौन साइड पड़ता है गाइस, तो याद रखिएगा मेघालय जो पड़ता है ये पड़ता है दक्षिण, दक्षिण पश्चिम में, ठीक है। और लास्टली जो है आपका पश्चिम बंगाल जो है ये कहाँ पड़ता है, पश्चिम बंगाल जो है ये आपके पश्चिम में पड़ता है।
तो ये भी आप याद रखिएगा, ठीक है ना, ये भी पूछा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 18 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा पूंजीगत प्राप्तियों का उदाहरण है। तो पूंजीगत प्राप्तियों का उदाहरण कौन सा है, तो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, सरकारी परिसंपत्तियों की बिक्री से राजस्व। अब जैसे कि अगर मैं बात करूं, मैंने ऑप्शन में दे दिया है कि सरकारी बिक्री का जो है ये आपका पूंजीगत प्राप्ति हो गया। तो ऐसे कौन-कौन से उदाहरण होंगे जो पूंजीगत प्राप्ति में आएंगे, तो पूंजीगत प्राप्ति के उदाहरण की अगर मैं बात करूं तो कौन-कौन सा आएगा, जैसे कि अगर मैं बात करती हूँ ऋण प्राप्ति, ऋण प्राप्ति ये भी इसी का उदाहरण हो गया। इसके बाद अगर मैं बात करूं अनुदान प्राप्ति, अनुदान प्राप्ति ये भी इसी का उदाहरण हो गया, ठीक है ना। इसके बाद जो है शेयर और डिबेंचर जारी करना, ये भी जो है इसी में के उदाहरण हो जाएंगे। शेयर और शेयर और डिबेंचर, ठीक है ना, शेयर और डिबेंचर, शेयर और डिबेंचर जारी करना, ठीक है ना, ये भी इसी का उदाहरण हो जाएगा। तो ये 3-4 उदाहरण जो है आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 19 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है कि विक्रमशिला विश्वविद्यालय का विकास किसने कराया था। तो विक्रमशिला विश्वविद्यालय का विकास जो है गाइस याद रखिएगा, धर्मपाल ने करवाया था। ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। धर्मपाल की बात अगर मैं बात करूं तो याद रखिएगा पाल वंश के दूसरे शासक थे, ठीक है ना। धर्मपाल जो थे गाइस याद रखिएगा पाल वंश के दूसरे शासक थे। अगर मैं बात करूं कि इनका जो है दूसरे शासक थे, इनका शासनकाल कितना था, तो शासनकाल बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ये याद रखिएगा। ये जो है धर्मपाल की अगर मैं बात करूं इनके शासनकाल की, शासनकाल, तो इनका जो शासनकाल था वो था 710 से लेकर 770 से लेकर के 810 तक, 770 से लेकर के 810 ईस्वी तक, ठीक है। होपफुली आप लोगों को जो है वो ईस्वी सही से दिख रहा होगा, लिख लीजिएगा ईस्वी सही से, ईस्वी तक, ठीक है ना। अब यहाँ पे जो है अब मैं बात करूंगी, जैसे कि जो विक्रमशिला विश्वविद्यालय की अगर मैं बात करूँ तो इसका निर्माण धर्मपाल ने जो है ये कब करवाया था गाइस, तो याद रखिएगा इसका निर्माण धर्मपाल ने जो है 8वीं और 9वीं शताब्दी के बीच में करवाया था, 8वीं और 9वीं शताब्दी, ठीक है ना, 8वीं 8वीं और 9वीं शताब्दी के बीच में करवाया था, शताब्दी, ठीक है, इसका निर्माण हुआ था। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ, ये जो मैं बात की ये किसके बारे में बात की, निर्माण के बारे में, ठीक है ना। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ तो ये आपको याद रखना है, ये कौन से राज्य में है आपका, तो याद रखिएगा ये आपका बिहार के भागलपुर जिले में है, बिहार के भागलपुर जिले में, भागलपुर जिले में स्थित है। अब आपको कमेंट करके ये बताना है कि पाल वंश के संस्थापक कौन है, ये आपको कमेंट करके बताना है, ठीक है ना। पाल वंश के दूसरे शासक तो धर्मपाल थे, तो पाल वंश के संस्थापक कौन है ये आपको कमेंट करके बताना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 20 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 20 हमसे कह रहा है कि हार्ड डिस्क से डिलीट की गई फाइलें डैश में भेजी जाती है। तो हार्ड डिस्क से जो भी फाइल डिलीट होती है वो कहाँ जाती है, रिसाइकिल बिन में, फ्लॉपी डिस्क में, मदरबोर्ड में या क्लिप बोर्ड में। तो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। हार्ड डिस्क से डिलीट की गई फाइलें रिसाइकिल बिन में जाती है, ये आप सभी को पता ही होगा, और जिनको नहीं पता है वो याद रखेंगे, ठीक है। तो गाइज आपका जो है रेलवे एनटीपीसी और ग्रुप डी का सेशन आज का यहीं कंप्लीट होता है। यहाँ से रिलेटेड कोई भी कंफ्यूजन कोई भी दिक्कत है तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं उसका जरूर रिप्लाई करूंगी। एंड प्लीज गाइज ये वीडियो आपके लिए थोड़ा सा भी इंफॉर्मेटिव था, थोड़ा सा भी आपको हेल्प किया है तो प्लीज प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड बेल आइकन पे जरूर क्लिक कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में गाइज, जय हिंद।